हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आपका फाइनली मैथ्स का पेपर हो गया है। अब कैसा हुआ है, क्या हुआ है, सब बात इस वीडियो में करने वाले हैं। और आप भी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। बहुत सारे बच्चों से बात करी, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैंने बच्चों से बात करी। किसी का कहना है सर मेरे पेपर तो इतना टफ आया था कि मैं क्या बताऊं, किसी का सेट इतना ईजी लग रहा था कईयों को कि सर मैं पास हो जाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिसिएशन देना चाहूंगा। पूरे साल अगर आपने पढ़ाई करी तो खैर आप तो तारीफ के काबिल हो ही, पर अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी थी पर एंड डेज में भी अपनी इच्छा को जगाया है तो बेटा इस जगी हुई इच्छा को कायम रखना और आगे वाले पेपरों में भी अच्छा परफॉर्म करना। क्योंकि अभी सिर्फ ये एक नॉर्मल एग्जाम है, मतलब एक एग्जाम का लेवल अभी आपके सामने शुरू हुआ है। अभी तो आपको आगे चल के सीयूटी देना है और अदर अदर एग्जाम्स में आपको बैठना है। तो अपना एक डिसिप्लिन जो आपने पिछले 7 8 9 दिनों के अंदर मेरे साथ बैठकर बनाया था, अपने इस चैनल को आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई आपने तरीके से पढ़ी, तो भाई ये सब आपने जो करा मेरे लिए प्लस अपने लिए, तो इसके लिए सबसे पहले ताली बनती है। तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को मैं पेपर की बात बताऊं तो भाई देखो हुआ क्या कि मैंने जब सेट्स एनालाइज करे तो कई बच्चों का ना, मतलब पहले बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं। सेट 1 जो था काफी इजी लगा बच्चों को, सेट 2 मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हो, और सेट 3 के साथ भी कुछ ऐसा ही लगा। हुआ क्यों? क्योंकि पेपर में मैंने आपको थोड़ा सा आगाह किया था कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बहुत तवज्जो दे रहे थे पर उसकी जगह सीधा इंटरसेक्टिंग आ गया। मैंने आपको बोला भी था कि भाई देखो ये 4 5 क्वेश्चन है, इनमें से कर लो क्योंकि आएगा यही। वहीं अगर आप इतिहास में उठाकर देखोगे ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का एक सेट में 5 नंबर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इतने टाइम बाद आया है, जो कि मैट्रिक्स से सीधा उठाकर दिया। तो भाई देखो सारी चर्चाओं पे करूंगी, पेपर भी आपका मैं लेकर आया हूँ, ये देखो आप, ये पेपर भी हमारे सामने है। ठीक है, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले ना एक छोटी सी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। देखो जो होना था वो हो गया। हो सकता है किसी का पेपर बहुत अच्छा गया हो सकता है किसी का बहुत खराब गया हो, कोई बीच में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका अब इस बारे में सोचना, दिमाग में टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अभी आपके आगे पेपर बाकी है, अभी आपका इंग्लिश का पेपर आना बाकी है। तो भाई आपके पास सिर्फ 3 दिन है इंग्लिश के लिए, तो आप पूरा टाइम अब इंग्लिश में फोकस डालो। इसके बारे में चर्चा कर कर इतना ज्यादा कर कर कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा डिस्कशन कर लो, जो करना है दोस्तों के साथ, ये फलाना डिमगाना जो भी आपको करना है, पर उसके बाद अपना इंग्लिश में लग जाओ और अदर पेपर है उसमें लग जाओ। और इन चीजों से जो आपने अभी गलतियां करी, इसको पूरे साल ना पढ़ के जिस फ्लो को आपने बरकरार करा है ना, मैं आपको सीयूटी में भी इसी फ्लो के साथ पढ़ाने वाला हूँ। और अभी तो मैंने एक आधी ट्रिक ही आपको सिखाई थी, आगे चलकर मैं आपको हर एक चैप्टर के अंदर जितनी पॉसिबल ट्रिक बन सकती है, जो याद रह सकती है, सीयूटी एग्जाम में काम आ सकती है, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि उस समय मैं आपको फुल ऑफ द सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ इसी चैनल पर। ठीक है, तो बेफिक्र रहो, हर एक चीज की तैयारी पूरी तरीके से करवाऊंगा, जैसे आपको बोर्ड में करवाई वैसे ही वहां पर करवाऊंगा। यहाँ तो कुछ बच्चों ने कैलकुलस को तवज्जो देने से मना कर दिया, पर वहां तो हम वो भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अब चलो पेपर की बात करते हैं। तो देखो भाई, पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर में हुआ क्या, मैंने सबसे पहले आपके सामने थर्ड सेट लेकर आया हूं। मेरे लिए ना हर एक रीजन को डिस्कस करना इस सिंगल वीडियो में मुश्किल है। अगर आप रीजन के बारे में नहीं पता तो मैं बताऊं, बेटे 65/2/3 लिखा होता है। ये तीन जो है ये सेट होते हैं, जो कि 3 टर्म्स में आते हैं, 1 2 3। और यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, पिछले साल ये 7 होते हैं टोटल। 7 का मतलब ये 7 रीजन में पेपर हुआ था। अब ऐसे करके टोटल 21 पेपर्स को डिस्कस करना एक वीडियो में बड़ा मुश्किल है, पर एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं यहाँ से। क्या ले सकते हैं सर? देखो, मैंने जब पेपर 1 उठाया तो क्वेश्चन मुझे ठीक लगे इसके अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ लगी, क्योंकि देखो होता क्या है, जब हमें कोई चीज नहीं आती है ना, हमारा सारा ध्यान ही वहीं जा रहा होता है। अब जैसे जिस बच्चे ने कैलकुलस ठीक से नहीं पढ़ी तो उसके पूरे पेपर में कैलकुलस ही कैलकुलस दिख रही होगी। अब हालांकि कैलकुलस अगर 35 नंबर के सिलेबस में है तो 35 की ही आएगी, 36 या 38 की नहीं आ जाएगी। पर जब हमें कोई चीज नहीं आती है तो हमारा दिमाग वहीं भाग रहा होता है। और मैंने आप लोगों को चैनल पर एमसीक्यूज करवाए थे। मैं ये नहीं कहूंगा जो मैंने करा वही सारा आया, वो तो आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि आया नहीं आया, वट जो भी बात है। लेकिन एमसीक्यू की पीडीएफ मैंने जो 100 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, उसमें से कई क्वेश्चन बने हैं, कई क्वेश्चन दिखे हैं। आपके रीजन में, आपके सेट में दिखे नहीं दिखे हैं वो आप बताओ। मैंने जो सेट उठाया मुझे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये सेम क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रॉब्लम बच्चे को कहाँ लगी। मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सब हमने एमसीक्यू वाली पीडीएफ में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम बच्चों को शुरू हुई थोड़ी यहाँ से। कई बच्चों को ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट हुई, जबकि मैंने ये क्वेश्चन करवाते समय ही कह दिया था
कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में रिपीट होकर आता है। आपको याद दिलाता हूँ, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने वो क्वेश्चन करवाया था कि एक प्रॉब्लम है जिसको ए सॉल्व करता है, बी सॉल्व करता है, सी सॉल्व करता है, डी सॉल्व करता है। ये वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हिटिंग द टारगेट बोल दिया। तो इस फॉर्म में भी मैंने वहां पर करवा रखा था। आपने जिसने करा होगा वो कमेंट्स में जरूर बताना कि सर करा था या नहीं करा था। उसके बाद ऐसे चित्र देखकर बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी, जबकि आपको कहा भी था कि एलपीपी का क्वेश्चन ठीक ठाक आएगा, और ये 3 नंबर का इस सेट में एलपीपी का क्वेश्चन ठीक था, इजी लगा मुझे। बस यहाँ कैलकुलेशन अगर आपने ठीक से करी होगी तो ओके भाई, बाकी कैलकुलस की बात मैं कम ही करूंगा। अब देखो यहां से ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे हमें शॉर्टेज डिस्टेंस देखने को नहीं मिला, इंटरसेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिल गए। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेरे को एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था, बहस भी कर रहा था, बहस तो नहीं बोलूंगा, वो बार बार बोल रहा था सर वो तो आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द सिलेबस है। यार आउट ऑफ द सिलेबस होता तो मैं क्यों पढ़ा रहा होता? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया ना सिलेबस में, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस था, मैंने इसलिए नहीं करवाया। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करा करो टीचरों पे। बच्चा जो सबसे ज्यादा परेशान हुआ वो हुआ केस स्टडी पे। मैंने आपको कहा भी था कि एक केस स्टडी थोड़ी मॉडरेट होगी, एक इजी होगी, एक टफ होगी। ठीक है, तो हुआ भी वही। अब बच्चे इस केस स्टडी से परेशान हुए। मेरे को एक बात बताओ, इस केस स्टडी में क्या था? हम बस क्वेश्चंस को देखकर परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि भाई एक स्टडी में बताया गया कि 170 आदमी 1000 में से स्मोक करते हैं तो उनको लंग डिसीज हो जाती है, लंग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सेम फीमेल में 1000 में से 120 था। ठीक है, उसके बाद एक कॉलोनी में 50 लोग रहते हैं जिसमें से 30 मेल्स हैं, तो 20 फीमेल्स हो गई। अब इसका टोटल 1 बन रहा है, इसका टोटल 1 बन रहा है। अगर 50 पीपल्स की बात करें तो यहाँ पर दो ही ये चीजें बनेंगी, पहला कि E1 हो गया मेल और E2 हो गया फीमेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है सर? मेल का होना। कहाँ गया सर? मेल का होना। मेल कितने हैं? 30, तो 30/50 टोटल हो गया। और E2 हो गया फीमेल, तो फीमेल हो गया 20/50। अब इसको आप अगर काट दो तो ये 3/5 हो गया, ये 2/5 हो गया, सिंपली आ गया। अब यहां से देखो, मैंने आपको कहा था कि 2 नंबर लेना हमेशा आसान होता है, तो मैं अब भी वही बताऊंगा। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन इज अ फीमेल? आपको फीमेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आ गया भाई, ये देखो ये फीमेल की प्रोबेबिलिटी है, सिंपल। 1 नंबर इसको इसको करने का 1 नंबर था। अब आगे देखो, अगले में वो बोल रहा है कि अगर मेल पर्सन को सिलेक्ट करा जाए तो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम लंग प्रॉब्लम? तो जरा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में जब साफ साफ बोला है कि मेल को लंग प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी 1000 लोगों में से 170 लोगों को है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। सर ये ए क्या है यहाँ पर? भाई ए का मतलब है लंग डिसीज। सर पर वहां तो नॉट पूछा है, रुको जरा। अब यहाँ पर A/E1 अगर मैं लिखता हूँ तो दैट मीन्स मेल पर्सन को लंग की प्रॉब्लम है, तो वह 1000 में से 170 की। अब ये मत सोचना सर यहाँ तो 30 आदमियों की बात हो रही है, बेटा वो प्रोबेबिलिटी के लिए बताया जा रहा है। 170/1000 आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए बताया जा रहा है, जो कि 17/100 आ गया। किसी को डेसिमल में करना है तो 0.17 करते। इसके बाद A/E2, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने कमेंट करा सर आप बेस थ्योरम कह रहे थे वो नहीं आई। भाई बेस थ्योरम ही है ये, देखो जरा, दैट ही विल बी सफरिंग फ्रॉम लंग प्रॉब्लम हो गया। अब वुमेन की कितनी है? 120/1000, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये आएगा 12/100। ध्यान दो, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है सेकंड, कि मेल को सिलेक्ट करा गया, ठीक है जी, यानी E1, और उसको लंग डिसीज नहीं है, तो बेटा ए पे डैश हो गया, लंग डिसीज नहीं है, तो लंग डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो 1 में से इसे माइनस कर दो, सिंपल आ जाएगा आंसर। अगला सुनो, एक पर्सन को सिलेक्ट करा गया और डिटेक्ट करा गया कि उसको लंग कॉम्प्लिकेशन है। अब लंग कॉम्प्लिकेशन है उसको, तो ए वाली बात गिवन हो गई। द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन इज अ फीमेल, तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब E2 की। लो जी, अब बताओ, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है तो किसका क्वेश्चन है? 4 नंबर का क्वेश्चन ठीक था, बस ये चित्र बना देते हैं, इतनी सारी चीजें लिख देते हैं, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना होता। बट कोई बात नहीं बेटा, जो बीत गया सो बात गई। अब आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो अगले पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। और अब जैसे क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास ये हमारे पास अगर देखें तो चित्र में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पर क्वेश्चन तो पढ़ लो। एक रेसिंग ट्रैक को बिल्ड करा जा रहा है इलिप्स के अराउंड, ये इलिप्स बना हुआ है, उसके अराउंड रेसिंग ट्रैक है। पर यकीन मानो इस क्वेश्चन में इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्वेशन है 9x² + 16y²। अगर आपने मेरी सिर्फ आधे घंटे की भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की वीडियो देखी है ना, बताना जरूर, अगर देखी है तो आपको 100% इसके अंदर फायदा मिला होगा, क्योंकि सिर्फ आपको ये डिवाइड में लेकर आना था और ये एलिप्स की इक्वेशन बन जाती। देखते जाना, डिवाइड कर दो इसे, ये 16 आ गया, ये 9 आ गया, और ये आपकी सिंपली इक्वेशन तैयार है।
अब यहाँ पर आपसे बोला है कि y को एक्सप्रेस करो इन द टर्म्स ऑफ x, तो ये मैंने सिंपल सिखाया हुआ है कि सर y को इधर ही छोड़ो, x उधर लेके चले जाओ, 9 ऊपर ले जाओ और एलसीएम वेलसीएम ले लो इसका, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, 9 बटे 16 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y है, स्क्वायर अगर हटाऊंगा तो अंडर रूट लगाऊंगा, ये बाहर आके हो गया 3/4 और ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली इतना करने का एक नंबर था। उसके बाद बोला है कि इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। अब ये मैं सोचना सर इतने का एक नंबर मिलेगा, भाई आगे सुनो। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज विद इन द इलिप्टिकल ग्राउंड एक्सक्लूडिंग द रेसिंग ट्रैक। अब आपको रेसिंग ट्रैक को यूज नहीं करना, तो सिर्फ इसकी बात करनी है। तो जो भी आपने इंटीग्रेशन करा होगा वो इसका एरिया आया होगा, ठीक है, सुनते जाना पूरी बात। जो भी आपने इंटीग्रेशन करी होगी वो नॉर्मल आई होगी, जो भी इंटीग्रेशन आई है उसको लिख दो। आपको एरिया पूछा है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी इंटीग्रेशन आई होगी, याद रखना जो भी इंटीग्रेशन आई है उसको आप 0 से 4 तक काउंट कर लोगे, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में आई है। तो आप लिमिट x की लोगे, यहाँ पर 16 लिखा है तो ये 4 आएगा, ठीक है, 0 से 4 तक, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये एक पोर्शन की आएगी, ऐसे 1 2 3 4 पोर्शन है, तो 4 से सीधा मल्टीप्लाई करो, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आपको दोबारा से इंटीग्रेशन करके दिखाना है तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी यही करते हैं। बताना ये क्वेश्चन हमने करा था या नहीं करा था, सेम क्वेश्चन है, बस केस स्टडी के रूप में आ गया। अब एक अगला सेट देखो, ये सेट 1 था, ये वाले बच्चे को थोड़ा इजी लगा भाई पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई हम नहीं बनाते, पर सीबीएसई से एक रिक्वेस्ट है, हर बार ऐसा होता है कि अभी केमिस्ट्री के पेपर में भी मैंने सुना था, पता नहीं फिजिक्स था या केमिस्ट्री था, कि कोई सेट बड़ा इजी आया कोई सेट बड़ा टफ आया। मैथ्स के पेपर में कंपैरेटिवली तो थोड़ी ये चीज़ कम दिखी है, बट फिर भी दिखी है। तो अगर आप लेवल मेंटेन कर रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा लेवल सेम मैच करवाओ। मुझे भी पता है ये चीज़ मुश्किल होती है, कहना आसान होती है, पर पेपर बनाते समय थोड़ा देखना पड़ता है। तो पर फिर भी अगर सेट सिस्टम है तो थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे यार उसका सेट ईजी हो गया उसका सेट टफ हो गया। ऑल्दो मैं ये भी जानता हूँ कि आप कितना भी बराबर कर लो चीज़ों को, बच्चे ये बात बोलेंगे कि मेरी चीज़ टफ थी, अपनी वही ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है, अपना काम सबको कठिन लगता है, तो वही अपना सेट सबको ही टफ लगता है। बट फिर भी अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ, कुछ सेट के अंदर क्वेश्चन ऐसे थे जो कंपैरेटिवली बाकी सेट के मुकाबले टफ थे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मेंटेन कर पाए ना सिलेबस को या पेपर को तो थोड़ा ठीक होगा, और जो कि करना पॉसिबल है हम ये जानते हैं, क्योंकि बहुत क्वालिफाइड लोग हमारे पेपर बनाते हैं। ठीक है भाई, अब ये पेपर के अंदर अगर हम देखें इस क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऐसा अलग तो नहीं मुझे दिखा जो डिस्कस करना चाहिए, सब लगभग लगभग हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने 2 नंबर के अंदर कहे थे, आपको 2 नंबर में ही दिखाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब। इवन ये वाला क्वेश्चन देखो सेम यहाँ तो रिपीट ही हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में करवाया था पर यहाँ 2 नंबर में आ गया, तो ये भी ठीक है। ये क्वेश्चन हमने करा ही है, ये भी आपने देख ही लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें 5 नंबर में आईटीएफ का क्वेश्चन आ गया, और ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, मतलब सिंपली बस आपको डोमेन निकालनी है। इसकी डोमेन निकालना मैं चीख चीख के क्लास के अंदर सिखा के गया हूँ, और ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपको इसको जीएक्स को π/3 के बराबर रखना था। अरे बहुत प्यारी चीज़ है जीएक्स, यही तो है। अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 को π/3 के बराबर रख दूं, कॉस इधर जाके कॉस π/3, क्या मैं एक्स नहीं सॉल्व कर पाऊंगा? कॉस π/3 की वैल्यू पुट कर कर 100% होगा। उसके बाद बोला राइट द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। लो जी, कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से पाई, और अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो 0 से पाई को फिर हटाना पड़ेगा। फिर मैंने जो आपको इसका ग्राफ सिखाया था उसके अंदर उसे 1 पॉइंट आगे शिफ्ट होकर आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये भी इंटरसेक्शन का ही था। तो मतलब मोरली बच्चों के साथ पता है क्या हुआ है, ये देखो सेम ही है, तो खैर इसको क्या डिस्कस करना। बच्चों के साथ क्या हुआ है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि भैया अगर 3D का लेक्चर हम देख रहे हैं तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखे, इमेज का क्वेश्चन दिखे। ठीक है, अब भाई हर क्वेश्चन थोड़ी ना डाल देंगे, डालेंगे तो एक ही, मैंने आपको क्या बोला था, शॉर्टेज डिस्टेंस, इमेज और इंटरसेक्शन। बार बार मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया भी है, और हुआ ना, आ गया ना इंटरसेक्शन। क्योंकि कभी कभी कभार टीचर का भी टेस्ट चेंज करने का मन होता है, तो वो ये चीजें हटाकर ये डाल देता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी से देखो, डिफरेंशिएशन का बड़ा क्वेश्चन ना आके इस बार डिफरेंशिएबिलिटी डाल दी केस स्टडीज के अंदर, तो इस तरीके से पेपर बनता है। तो बेटा अब ज्यादा टेंशन ना लो, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अगले एग्जाम्स, अच्छे से उन पर ध्यान दो। और भी किसी प्रकार की हेल्प की रिक्वायर्ड है इस चैनल से तो आप बोलो,
वो आपको मिलेगा। बाकी सीयूईटी में मैथ्स की तैयारी मैं ही आप लोगों को करवाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से। आप लोगों को जो डिमांड है ना सर शॉर्टकट सिखाओ, अब समय आया है आपको जहां शॉर्टकट सिखाना है वहां सिखाऊंगा, और जहां जरूरी नहीं है वहां शॉर्टकट नहीं होगा, वहां कॉन्सेप्ट होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी होगी कि दिल खुश हो जाएगा। तो मिलते हैं सीयूटी में आप लोगों के साथ, लेकिन थोड़ा बहुत अभी इंग्लिश के अंदर भी मैं आप लोगों को जो मेरी तरफ से बन पाएगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, जो मेरी तरफ से बन पड़ेगा मैं आपको इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के अंदर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।